हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी की PYQ सीरीज का आज हमारा लास्ट चैप्टर है। तो चलिए इसे भी फटाफट से कंप्लीट करते हैं। चैप्टर है हमारा रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कैसा लगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो RBC के निर्माण को प्रेरित करता है उसका उत्पादन कौन करता है? ऑप्शन ए है रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस, बी है अस्थि मज्जा की कोशिकाएं, सी है वृक्क की जक्स्ट्राग्लोमेरुलस कोशिकाएं, डी है अग्नाशय की कोशिकाएं। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। इरिथ्रोपोइटिन का जो हार्मोन है उसका स्राव कौन करेगा? ये करेगा JG कोशिकाएं। ठीक है, कौन करेगा? JG सेल्स। ठीक है, तो वृक्क की क्या होती है? जक्स्ट्राग्लोमेरुलस कोशिकाएं जो होती हैं, वृक्क की जक्स्ट्राग्लोमेरुलस कोशिकाएं वो क्या करती हैं? इरिथ्रोपोइटिन का स्राव करती है। ठीक है, जक्स्ट्राग्लोमेरुलस कोशिकाएं। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न के में से कौन थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है? ऑप्शन ए है जल एवं विद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना, बी है आधारीय उपापचयी दर, BMR का नियमन, सी है सोने जागने के चक्र की सामान्य लय, डी है प्रतिरक्षा तंत्र का विकास और ई है RBC के निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है केवल डी और ई सही है, बी है केवल ए एवं डी सही है, सी है केवल बी एवं सी सही है, डी है केवल बी सी एंड डी। तो आइए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारे पास कि नियंत्रण नहीं है थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में क्या नहीं है। तो आइए देख लेते हैं थायराइड हार्मोन के नियंत्रण में क्या क्या नहीं है। तो ये जो है विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का संतुलन बनाए रखता है, करेक्ट है। ये BMR को भी बनाए रखता है, ये भी करेक्ट है। सोने जागने का नियमन ये नहीं करता, ठीक है। और प्रतिरक्षा तंत्र का विकास भी ये नहीं करता। इसका RBC जो है RBC निर्माण को भी प्रोत्साहित, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ आ जाए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान सही विकल्प का चयन करें। तो आइए देख लेते हैं क्या है। स्तंभ फर्स्ट में ग्रंथि, सेकंड में रोग दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला है पीयूष ग्रंथि ग्रेव्स रोग, बी है थायराइड ग्रंथि डायबिटीज रोग, सी है अधिवृक्क डायबिटीज इंसिपिडिस और अग्नाशय जो है उसका है एडिसन रोग। तो आइए देख लेते हैं मिलान करके क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। पीयूष ग्रंथि इसका हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडेस। ठीक है, इसमें क्या होता है ADH की कमी से ADH अगर कम होगा तो जल और विद्युत का जो इलेक्ट्रोलाइट का अपघटन जो है वो कम होगा, जिसकी वजह से डायबिटीज इंसिपिडेस हो जाता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से कौन सा रोग होगा? इससे होगा ग्रेव्स रोग। ठीक है, अधिक स्राव से होता है ग्रेव्स रोग। और अधिवृक्क ग्रंथि, इससे क्या होगा? वो अधिवृक्क ग्रंथि होगी एडिसन रोग। और अग्नाशय की कोशिकाएं होती है वो अल्फा और बीटा। ठीक है, ये करती है डायबिटीज मेलाइटस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको तो समझ आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सही कथन का चयन करो। ए है ग्लूकेगॉन हाइपोग्लाइसेमिक से संबंधित है, बी है इंसुलिन अग्नाशयी कोशिकाओं एवं एडिपोसाइट पर क्रिया करता है, सी है इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है, डी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा, सही कथन चुना है हमें, ग्लूकेगॉन जो है हाइपोग्लाइसेमिक होता है, नहीं ये हाइपरग्लाइसेमिक होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ये एडिपोसाइट यकृत कोशिका पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ये यकृत कोशिका पर कार्य करता है और ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लूकोज को ये बढ़ाता है। ठीक है, इंसुलिन अग्नाशयी कोशिकाएं एवं एडिपोसाइट पर क्रिया करती है। तो अग्नाशयी नहीं, यकृत कोशिका और एडिपोसाइट पर कार्य करती है। तो ये भी गलत हो गया। इंसुलिन हाइपरग्लाइसेमिक है, ये हाइपर नहीं हाइपोग्लाइसेमिक होता है। ठीक है,
और डी है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है और नए ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये वसा कोशिका से नए ग्लूकोज का निर्माण करता है और नई कोशिकाओं से भी वसा का निर्माण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय क्रियाओं को स्टेरॉयड हार्मोन किस प्रकार प्रभावित करते हैं। तो ए है एक ऑपेरन वाहिकाओं का द्वितीयक संदेशवाहक की तरह कार्य करके, बी है कोशिका झिल्ली की पारगम्यता को बदल के, सी है डीएनए से बंध के एवं जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स बनाकर, डी है कोशिका झिल्ली में स्थित चक्रीय एएमपी को सक्रिय करके। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा स्टेरॉयड हार्मोन जो है वो केंद्रक में प्रेजेंट ग्राही से जुड़ते हैं, केंद्रक में उपस्थित ग्राही से जुड़ेंगे। ठीक है, केंद्रक में उपस्थित ग्राही से जुड़ते हैं। इसमें द्वितीयक संदेशवाहक की आवश्यकता नहीं होती। कोशिका झिल्ली की पारगम्यता बदलते हैं नहीं, ये डीएनए से बंधकर जीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्योंकि ये स्टेरॉयड हार्मोन है तो ये कोशिका झिल्ली में डायरेक्ट प्रवेश करेंगे, केंद्रक में जाकर डीएनए के साथ क्रिया करते हैं। कोशिका झिल्ली पर स्थित चक्रीय एएमपी ये सेकेंडरी जो संदेशवाहक होते हैं इनका यूज नहीं करते। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं। निम्न हार्मोन का उसके रोग के साथ मिलान कीजिए। हार्मोन दिए हैं, रोग दिए हैं। ए है इंसुलिन एडिसन रोग, थायरॉक्सिन डायबिटीज इंसिपिडिस, कॉर्टिकॉइड एक्रोमेगेली, वृद्धि हार्मोन, गलगंड या डायबिटीज मेलाइटस। तो ये मिलान करते हैं क्या होगा। इंसुलिन से क्या होगा, इंसुलिन हो जाएगा थर्ड, एक्रोमेगेल नहीं, इंसुलिन तो इससे होगा डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, थायरॉक्सिन से होगा गलगंड, कॉर्टिकॉइड से होगा, वृद्धि हार्मोन से क्या हो जाएगा, वृद्धि हार्मोन से हो जाएगा एक्रोमेगेली। ठीक है, और सी का हो जाएगा फर्स्ट एडिसन रोग, सॉरी फिफ्थ, फोर, फर्स्ट और थर्ड। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होता है। ए है एस्ट्रेडियोल, बी है एक्सटाइजोन, सी है एपिनेफ्रिन, डी है एस्ट्रियोल। क्या होगा अमीनो अम्ल व्युत्पन्न। अमीनो अम्ल ये तो स्टेरॉइड हो गया, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक है, और ये भी स्टेरॉइड हार्मोन है जो होगा अमीनो अम्ल व्युत्पन्न। वो होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन जो कि अधिभ्रक वलकुट से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, अधिभ्रक मध्यांश निकलते हैं, जो कि होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। तो डी आंसर, सी आंसर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ए है सीसीके ब्रक, बी है जीआईपी हृदय, सी है एएनएफ जठर ग्रंथि, डी है एडीएच। तो आइए मिलान करते हैं क्या होगा। एएनएफ जो है हृदय पर कार्य करता है, एडीएच जो है ब्रक पर कार्य करता है। ठीक है, सीसीके जो है जो अग्नाशय पर कार्य करता है, और जीआईपी जो है वो जठर आंत पर, जठर ग्रंथि पर कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनन के लिए आवश्यक हाइपोथैलेमस हार्मोन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस पर कार्य करता है। ए है अग्रपीयूष ग्रंथि पर और एलएच एवं ऑक्सीडेशन के स्राव को उद्दीपित करता है, बी है अग्रपीयूष ग्रंथि पर और एलएच एवं एफएसएच के स्राव को उद्दीपित करता है, सी है पश्चपीयूष ग्रंथि पर और ऑक्सीटोसिन एवं एफएसएच के स्राव को उद्दीपित करता है, डी है पश्चपीयूष ग्रंथि पर और एलएच एवं रिलैक्सिन के स्राव को उद्दीपित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस जो है जीएनआरएच को किस पर कार्य करता है। तो ये गोनेड्स पर कार्य करते हैं। ठीक है, जनन पर,
अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलेंगे, ठीक है, LH और FSH, ठीक है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अग्रपीयूष ग्रंथि पर LH FSH के स्राव को उद्दीपित करते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वयस्कों में वृद्धि हार्मोन का अतिस्राव इनकी लंबाई नहीं बढ़ाता, क्योंकि A है वयस्कों में वृद्धि हार्मोन निष्क्रिय हो जाता है, B है किशोरावस्था के पश्चात एपिफिजियल प्लेटें नष्ट हो जाती हैं, C है वयस्कों में अस्थियां वृद्धि हार्मोन के प्रति संवेदनशीलता खो देती हैं, D है जन्म के पश्चात पेशी तंतुओं में वृद्धि नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हार्मोन के अतिस्राव उनकी लंबाई को नहीं बढ़ाता। ये क्या करता है? क्योंकि जो एपिफाइजल प्लेट होती है, जो सबसे लंबी अस्थि होती है ना फीमर, उसमें क्या होता है? एपिफाइजल प्लेट होती है जो कि नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वृद्धि हार्मोन में स्राव के कारण भी लंबाई जो है वो नहीं बढ़ती। तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानव शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि अस्थायी टेम्पोररी है? A है पीनियल ग्रंथि, B है तंत्रिका स्रावी पिंड, C है पीत पिंडक और D है अंडाव पिंड। तो कौन सी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो अस्थायी है, ठीक है। पीनियल ग्रंथि ये तो स्थायी होती है, तंत्रिका स्रावी ग्रंथि ये भी जो है वो स्थायी होती है, और अंडाव जो होते हैं वे भी स्थायी होते हैं। जो अस्थायी होती है, कुछ समय के लिए हार्मोन का स्राव करती है, वो होती है पीत पिंडक यानी कि ऑर्पस ल्यूटियम, जो कि सिर्फ पीत पिंडक से प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन जो है वो रिलीज होता है। तो ये कुछ समय के लिए होती है, इसलिए ये अस्थायी यानी टेम्परेरी होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पीत पिंडक कॉर्पस ल्यूटियम, सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रेव्स रोग का कारण है? A है एड्रिनल ग्रंथि का अल्पस्राव, B है एड्रिनल ग्रंथि का अतिस्राव, C है थायराइड ग्रंथि का अल्पस्राव, D है थायराइड ग्रंथि का अतिस्राव। तो क्या होगा? ग्रेव्स रोग, जिसे हम एक्सोप्थेल्मिक गोइटर भी कहते हैं, जिससे कि थायराइड ग्रंथि में ज़्यादा स्राव होता है, अतिस्राव के कारण ये रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? आंखें जो है वो बाहर की ओर आ जाती है, नेत्र गोलक बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। BMR इसमें कम हो जाती है, वेट इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? अतिस्राव, थायराइड ग्रंथि के अतिस्राव के कारण। तो D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पैराथायरॉयड हार्मोन के प्रभाव नहीं है? A है अस्थि पुनः शोषण क्रिया को उद्दीपित करता है, B है रक्त में कैल्शियम के स्तर को कम करता है, C है वृक्क नलिका द्वारा कैल्शियम का पुनः अवशोषण, D है पचित भोजन से कैल्शियम के अवशोषण को कम करता है, E है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उचित उत्तर का चयन करिए। ऑप्शन A है केवल B, D, E, B है केवल A और E, C है केवल B, C और D है केवल A और C। तो ये करेक्ट आंसर देखते हैं। पैराथायराइड हार्मोन का प्रभाव नहीं है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अस्थि पुनः शोषण को उद्दीपित करता है। अस्थि पुनः शोषण पैराथायराइड कैल्शियम के स्तर को कम करता है। ये क्या करता है? रक्त में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। पैराथायराइड क्या करता है? पैराथायराइड ये PTH जो होता है पैराथायराइड हार्मोन, PTH ये क्या करता है? ब्लड में जो है कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। कैसे? अस्थि पर कार्य करके अस्थि से कैल्शियम को लेता है, छोटी आंत से कैल्शियम को लेता है, और PCT से भी कैल्शियम का अवशोषण करता है, ठीक है। तो ये इसका अवशोषण कराता है, अस्थि पुनः शोषण कराता है, वृक्क नलिका में कैल्शियम का अवशोषण करवाता है, और पचित भोजन से भी अवशोषण को, कैल्शियम के अवशोषण को कम नहीं करता, बढ़ाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को बढ़ाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा B, D और E। तो A इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, क्योंकि यह हाइपोथैलेमस के नियमन के अधीन होती है, B है यह एंजाइम का स्राव करती है, C है इसकी एक वाहिनी होती है, D है हार्मोन को केवल भंडारित और निष्कासित करती है। तो पश्च पीयूष ग्रंथि होती है वो वास्तविक ग्रंथि क्यों नहीं होती? क्योंकि ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन को संग्रह करके रखती है और स्रावित करती है। ये
स्वयं के हार्मोन नहीं बनाती, इसलिए हम इसे वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है? ए है टेस्टोस्टेरोन, बी है प्रोजेस्टेरोन, सी है ग्लूकेगॉन और डी है कॉर्टिसोल। स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है तो ये है ग्लूकेगॉन, जो कि एक प्रोटीन प्रकृति का हार्मोन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पीवाईक्यू सेशन में इतने हो जाएगा। चलिए इस पीवाईक्यू सेशन में इतने रखते हैं। या आज का हमारा लास्ट पीवाईक्यू सेशन था। मिलते हैं अब मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एवरीवन।